अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का एक टॉपिक चार्ल्स लॉ। इससे पहले हमने बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि अगर हम टेम्परेचर को नंबर ऑफ मोल्स यानी गैस की मिकदार को कांस्टेंट रखें तो उस गैस का अगर हम प्रेशर जो है वो कम करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इन्वर्स रिलेशन हमने देखा था कि अगर एक क्वांटिटी जो होगी वो कम होगी तो दूसरी चीज़ बढ़ जाएगी और अगर ये क्वांटिटीज़ को हम बढ़ाएंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो ये दोनों वैल्यूज़ हमने डिस्कस की थी। यहाँ पर आज जो है हम डिस्कशन करने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर जैकब्स चार्ल्स क्या करते हैं 1787 में क्या करते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशनशिप बताते हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी उस गैस का बढ़ जाएगा। यहाँ पर दो चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, एक नंबर ऑफ मोल्स और दूसरा क्या होगा, प्रेशर। यानी जो गैस की मिकदार है वो भी हमने कांस्टेंट रखना है और दूसरा हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। फिर उसके बाद हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप जो है वो देखते हैं। और यहाँ पे कहते हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या बताते हैं हमें, The volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature at constant pressure। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो किसी भी गिवन मास का जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली वेरी करेगा उसके टेम्परेचर के साथ। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, यानी यहाँ पर ये बात आपको बताई है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी रखता है किस चीज़ के साथ, टेम्परेचर के साथ। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या चीज़ हमने कांस्टेंट रखनी है, प्रेशर को हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैथमेटिकल जो डिराइवेशन आप लोगों को दी हुई है चार्ल्स लॉ की। सबसे पहले कहते हैं मैथमेटिकली V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। अब देखें V इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को जब भी हम ख़त्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी जगह एक कांस्टेंट इंसर्ट करते हैं जिसको हमने Kc कह दिया और ये टेम्परेचर T। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइडों को किस चीज़ के साथ डिवाइड करते हैं, T के साथ हमने डिवाइड कर दी दोनों साइडों को। T और T यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से रह गया Kc इज इक्वल्स टू V/T। अब यहाँ पे देखें जो Kc है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ चार्ल्स लॉ है। हमेशा याद रखें कि चूँकि हम यहाँ पर वॉल्यूम कम या ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं। तो चूँकि यहाँ पर हम इनिशियल और फाइनल स्टेट की ही बात करेंगे, जैसे हमने बॉयल्स लॉ में देखा था, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट के लिए हम यहाँ पर अगर वॉल्यूम है तो V1 से लेके V2 हो जाएगा, यानी इसका इनिशियल स्टेट और ये इसका फाइनल स्टेट हो जाएगा। वहीं पे अगर टेम्परेचर हम चेंज करेंगे T1 से T2 तक, यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके वॉल्यूम के ऊपर क्या असर पड़ता है, यही चीज़ हम क्या देखते हैं, चार्ल्स लॉ के अंदर देखते हैं। यहाँ पे देखें कि चूँकि हम दो स्टेट्स की बात करें, इनिशियल और फाइनल स्टेट की बात करते हैं, तो अगर वॉल्यूम जो है V1 है और टेम्परेचर जो है वो T1 है तो इसको इक्वलाइज करते हैं V2/T2 के और इसको इक्वल करते हैं Kc के। अब यहाँ पे देखिए T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर है, T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर है, V1 क्या इनिशियल वॉल्यूम है, V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम है। तो ये चीज़ हमें बताई गई है। यहाँ से हमें बताते हैं कि ये जो ऊपर दी गई इक्वेशन है ये हमें क्या बताती है, देखें ये V/T इज इक्वल्स टू Kc हमें क्या बताती है, द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास ऑफ ए गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी अगर दो चीज़ें जो आपस में सर से हम उसको लिखते हैं ना V/T, इसको हम कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ रेशो में है। ठीक है, इन दोनों का जो रेशो है किस चीज़ के इक्वल है, वो Kc के इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन उसकी बताते हैं। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो इन दोनों का जो रेशो है वो Kc के बराबर है। अब यहाँ पर दो दफ़ा ये वर्ड यूज़ हुआ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहाँ भी यूज़ हुआ है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहाँ भी यूज़ हुआ है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब अगर हम टेम्परेचर को यूज़ कर दे किस स्केल में, अगर हम केल्विन स्केल के अंदर हम टेम्परेचर को यूज़ करते हैं, टेम्परेचर को लिखते हैं तो उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर का नाम देते हैं। हमारे पास ना टेम्परेचर को एक्सप्रेस करने के लिए 3 स्केल्स आमतौर पर यूज़ की जाते हैं। सेंटीग्रेड स्केल होता है, सेल्सियस स्केल होता है, दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल होता है और तीसरा केल्विन स्केल होता है। तो ये 3 स्केल्स होते हैं, इनके अंदर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को एक्सप्रेस करते हैं। तो अब अगर चार्ल्स लॉ में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन स्केल में एक्सप्रेस करते हैं तो उस टेम्परेचर को फिर हम क्या नाम देंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का नाम देंगे। अब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन यहाँ पे आपको बताई गई है, इसी वेरिफिकेशन से हम यहाँ पर इसको समझेंगे।
सो यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक कंटेनर दिया हुआ है। इस कंटेनर के अंदर क्या है, गैस की मॉलिक्यूल्स हैं और इनका जो वॉल्यूम है वो कितना है, वॉल्यूम इनका इतना है। देखिए इसका V1 है, ठीक है। इस वक्त जो हम टेम्परेचर दे रहे थे, ये इसका टेम्परेचर क्या था, T1 है, यानी हीट करने से इसके अंदर का टेम्परेचर क्या है, वो T1 है। जैसे जैसे हम इसको हीट करते जाते हैं तो इसका जो वॉल्यूम था वो क्या हो गया, देखें वॉल्यूम इसका बढ़ गया है, ठीक है। अगर हमने तो इस दौरान इसका जो वॉल्यूम है वो क्या कहलाएगा, V2, और उस दौरान इनका जो अंदरूनी जो टेम्परेचर है वो क्या कहलाएगा, T2, क्योंकि हीट करने से क्या होता है, हम इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये क्या होगा, T2 हो गया इसका टेम्परेचर। तो देखें V1 और T1 इज इक्वल टू V2 और T2, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यही चीज़ हमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बताती है चार्ल्स लॉ की। अब आगे कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात तो हम कर चुके हैं कि अगर हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल के अंदर एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, देखिए इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। और हर जो स्केल होता है अगर हम उसको सेल्सियस स्केल में लिखेंगे ना, तो उसको अगर हमने कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उस सेल्सियस के साथ सिर्फ 273 को प्लस करेंगे, ठीक है। यानी अगर हम सेल्सियस स्केल के अंदर, सेंटीग्रेड स्केल के अंदर किसी टेम्परेचर को लिखते हैं और केल्विन स्केल के अंदर अगर उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल 273 के अकॉर्डिंग ज़्यादा होगा। यानी अगर हम कन्वर्ट भी करेंगे तो सेंटीग्रेड को हम 273 प्लस करेंगे और केल्विन आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी रूम टेम्परेचर जो है वो कितना है, वो 25 है, ठीक है, 25 सेंटीग्रेड है। इसको 273 के साथ जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 298 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। इतने केल्विन आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा। यानी हमने क्या किया, सेंटीग्रेड स्केल को किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया, केल्विन स्केल में। अब ये जो वैल्यू आ गई इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें क्या बताती है, देखिए ग्राफ क्या है, ग्राफ एक पिक्चर होती है जिसके ज़रिए हम क्या करते, दो क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करते, दो क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप जो होते वो देखते हैं कि एक क्वांटिटी दूसरे के अकॉर्डिंग कितनी वेरी कर रही है, यानी एक क्वांटिटी के चेंज करने से दूसरी क्वांटिटी में के ऊपर क्या असर पड़ता है। जैसे यहाँ पर आप लोग के पास देख सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये वो वेरिएबल्स होते हैं कि जिसको जो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इसको बढ़ाने से अगर ये जो है इसको बढ़ाने से दूसरी क्वान्टिटीज़ बढ़ जाएगी। लेकिन ये वॉल्यूम देखें, इसको हम ये वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं, टेम्परेचर को हम एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो वॉल्यूम है वो खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाता है। यही चीज़ आपको यहाँ बताई गई, इफ़ द वैल्यूज ऑफ वॉल्यूम V इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टेम्परेचर T, द स्ट्रेट लाइन इज ऑपरेटेड। तो यहाँ पे आपको देखें स्ट्रेट लाइन आपको नजर आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर देखें, इसके ऊपर हम वैल्यूज़ जो है यहाँ लिखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कुछ वैल्यूज़ लिखी, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका वॉल्यूम इतना हो गया, जब हमने टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ाया तो उसका वॉल्यूम इतना हो गया। देखिए इस तरह से टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम जो है वो एक यूनिफॉर्म उसमें इंक्रीज़ आ रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो गैस का वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट आप लोगों से कहा जाता है चार्ल्स लॉ कैन बी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेड एज। चार्ल्स लॉ को हम डायग्रामेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब वॉल्यूम कम था तो टेम्परेचर कम था तो वॉल्यूम भी कम था। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम भी बढ़ गया, जैसे हमने टेम्परेचर और बढ़ाया तो वॉल्यूम और बढ़ गया। इस तरह जैसे टेम्परेचर हमने और बढ़ाया तो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ गया। देखिए यहाँ पर प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पर वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यही चीज़ हमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हमें इसकी बताई गई है। अब यहाँ पर आप लोगों से इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मोस्टली पूछे जाते हैं कि चार्ल्स लॉ के ऊपर बेस, लेकिन आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस लॉ के ऊपर हम चार्ल्स लॉ, ये जो न्यूमेरिकल है यहाँ पर चार्ल्स लॉ अप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं कुछ ट्रिक्स जो हैं वो बताऊँगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, जैसे अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो अगर डेटा में किसी भी वैल्यू के साथ डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, मीटर क्यूब लिखा हुआ है, मिलीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, लीटर लिखा हुआ है या फिर मिलीलीटर लिखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ के बारे में बताएंगे, हमें वॉल्यूम के बारे में बताएंगी। वहीं पे अगर हमें टेम्परेचर की हम बात करते हैं, अगर हमें वो किसी भी वैल्यू के साथ इस तरह का के नज़र आ जाए, हमें फ़ारेनहाइट नज़र आ जाए, इस तरह हमें सेंटीग्रेड नज़र आ जाए, तो ये सारी चीज़ें हमें किस चीज़ के बारे में बताएंगी, टेम्परेचर के बारे में बताएंगी। तो यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ से अंदाज़ा लगाते देखिए डेसीमीटर क्यूब है, यहाँ देखिए केल्विन, इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम की बात है। इसी तरह ये क्या है, ये T टेम्परेचर की बात है। यहाँ पे देखिए ये भी केल्विन है तो ये भी टेम्परेचर की बात है। लेकिन देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ बताते हैं, कहते हैं 3 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 400 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस एट हायर टेम्परेचर।
कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को देखें, एक गैस है उसका वो जो वॉल्यूम है वो 3 डेसीमीटर क्यूब है, यानी 300 केल्विन के ऊपर, ठीक है। अब जब उसको हमने हीट किया 400 सेल्सियस केल्विन तक, इतना टेम्परेचर बढ़ गया तो उसका वॉल्यूम कितना था। अब यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं कि देखिए अगर V1 जो है वो कितना है, वो 3 डेसीमीटर क्यूब। सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहला क्या आप क्या लिखते हैं, गिवन डेटा लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, जो चीज़ आपने फाइंड करनी होती है। उसके बाद आप क्या लिखते हैं, जो फार्मूला आपने यूज़ करना है इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, तो वो चीज़ आप लिखते हैं। गिवन आपके पास क्या है, आप यहाँ पे देखिए V1 आपको दिया हुआ है, तो देखिए V1 इज इक्वल्स टू 3 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इसी तरह V2 आपको कितना दिया हुआ है, V2 तो आपने कैलकुलेट करना है, V2 आपसे मांगा गया है। इसी तरह टेम्परेचर जो है वो T1 आपको दिया हुआ है, कितना, वो है 300 केल्विन, और T2 जो है वो कितना है, वो 400 केल्विन, ठीक है। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, V2 को अपने फाइंड आउट करना है। फार्मूला आपने कौन से लगाने, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशनशिप हमें बताते वो कौन सा फार्मूला है, वो देखिए V1/T1 इज इक्वल्स टू V2 बाय T2। हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें V2 चाहिए। तो देखिए दोनों साइडों को देखिए T2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। T2 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दी, दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो V2 इज इक्वल्स टू V1 मल्टीप्लाई T2 डिवाइडेड बाई T1। सो ये चीज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। देखिए यहाँ पर 3 डेसीमीटर क्यूब क्या है, ये V1 है। इसी तरह 400 केल्विन क्या है, ये देखिए T2 है, और 300 केल्विन जो है वो क्या है, T1 है। ये देखिए 0 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 और 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या रह गया, सिर्फ 4 और डेसीमीटर क्यूब। तो देखिए 4 डेसीमीटर क्यूब आपके पास क्या आ गया, V2 आ गया, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस किया चार्ल्स लॉ के ऊपर। चार्ल्स लॉ क्या है, अगर हम एक प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम भी उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, बढ़ जाते हैं, दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है।